हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और साथ ही हम कवर करेंगे ट्रिगर्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं एसक्यूएल में और उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स और असर्शंस क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स में ऑलरेडी एक बार ईआर डायग्राम जब हमने डिस्कस किया था तब पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार हम एसक्यूएल के रिस्पेक्ट में भी वापस से रिवाइज के तौर पे देख लेंगे। तो आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले है एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इंटरैक्ट्स विद द डेटाबेस व्हिच इज यूजिंग एसक्यूएल। सिंपल, हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं और हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उस केस में आपको इस तरीके का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है जो कि इंटरैक्ट कर सके एक डेटाबेस के साथ जो कि एसक्यूएल को यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैंने इसके लिए कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन इस नोट्स में दे दिया है, आप इसको नोट्स या प्रेजेंटेशन जैसे भी समझें। इसके अंदर मैंने जितना हो सकता है कवर वो मैंने करने की ट्राई की है। तो एग्जाम्स में मेरे को लगता है जो आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम होने वाला है या फिर हमारा एक मैंने देखा है यूपी प्रोग्रामर का भी एग्जाम है, तो उसके हिसाब से भी मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट होगा एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो यहाँ SQL stands for structure query language, हमें पता है, and it is a domain specific language which is used in programming and designed for managing your data held in your relational database management system that we know, and also for streaming the processing in your relational data stream management system. So SQL किस लिए use होता है? Use for tasks such as querying the databases, inserting, updating and deleting the data, as well as defining and modifying your database schema. ठीक है। अब अगर हम एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। राइटिंग योर एसक्यूएल क्वेरीज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस, राइटिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा इन योर डेटाबेसेस. Next is developing the database schema like table, indexes, views, etc. using SQL data definition language. Okay. Next is creating some stored procedures, functions, triggers and using SQL. And last is integrating your database with the application code written in various programming language. ठीक है, कोई आप ऐप डेवलप करो तो उसके लिए अपने कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की होगी, तो हम क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट आवर डेटाबेस, जो हमने एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट किया है, वी विल इंटीग्रेट दैट डेटाबेस विथ योर एप्लीकेशन कोड रिटन in various programming language, and that programming language is for example Java, Python, C Sharp, etc. with and how they will interact or how they will integrate with some SQL APIs like JDBC for Java, SQL Alchemy for Python and ADO.NET for .NET. ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने SQL डेटाबेस क्रिएट किया और आपके पास आपका एप्लीकेशन रिटर्न कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब आपको इंटीग्रेट करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपके SQL डेटाबेस से। तो उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए जो हम एपीआईज यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एसक्यूएल एपीआई। जैसे अगर जावा की बात करें तो हो जाती है आपकी जेडीबीसी, पाइथन की बात करें तो एसक्यूएल एल्केमी और अगर डॉटनेट की बात करें तो एडीओ.नेट। तो दीज आर दी steps, or you can say some process or some steps that include when you perform the SQL application development. Now see, SQL application development is a fundamental to many software projects that involve data storage and retrieval, okay, including your web applications, your enterprise software, your mobile apps and more. आप जो भी apps use करते हैं, चाहे Instagram बात कर लें, चाहे Facebook, WhatsApp, सबका एक database तो होता ही है, क्योंकि उस database के थ्रू ही आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपके मैसेजेस हो गए या आपकी डिटेल्स हो गई, तो वो सब किस में स्टोर्ड होते हैं, आपके एसक्यूएल के डेटाबेस में, या फिर आप जो भी कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है कि जो एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ये फंडामेंटल है किसका, काफी सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, डेटा स्टोरेज का एंड रिट्रीवल का. So it requires for a SQL application development, it requires a solid understanding of your SQL syntax, your database design principles, and also familiarity with the specific database management systems such as MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, etc. तो जो अभी हम अगर हम हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखें तो हमारा MySQL सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके MySQL में से ही आते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जब भी आप कोई SQL एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो आपको उसके सिंटैक्स, SQL का सिंटैक्स कैसा होगा उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, एंड ऑल्सो कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज कर रहे हैं।
अब वेब एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर ही आता है होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस। अब होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस का क्या मतलब है, हम यहाँ से देखते हैं। जब आप कोई एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो तो होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू द मैकेनिज्म और इंटरफेस थ्रू विच योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इट मीन्स, आपके पास एक डेटाबेस है और आपके पास आपकी होस्ट लैंग्वेज है, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, एटसेट्रा। नाउ यू वांट टू कम्युनिकेट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with your database, then how will you interact between them? So जो interaction होता है उसी को हम कहते हैं यहाँ पे host language interface। ओके, तो आप इस होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस को, इस कॉन्सेप्ट को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें होस्ट लैंग्वेज की, तो होस्ट लैंग्वेज का मतलब द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच योर एप्लीकेशन इज प्राइमरली रिटन, लाइक व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या अमेजोन हो गया। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न है, वो आपकी हो जाती है होस्ट लैंग्वेज, लाइक जावा, सी शार्प, पाइथन एटसेट्रा। और इंटरफेस क्या होगा? इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे फॉर द होस्ट लैंग्वेज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेसिकली कि आपके पास एक तो होस्ट लैंग्वेज है और एक आपके पास डेटाबेस है। होस्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें आपकी एप्लीकेशन रिटर्न है और डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर्ड है। नाउ आपको होस्ट लैंग्वेज को डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करवाना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कहलाता है आपका होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस। Now, the host language interface typically provides the APIs। जैसे मैंने बताया था अभी SQL APIs होती हैं। APIs का फुल फॉर्म क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और वी कैन से लाइब्रेरीज दैट अलाउ डेवलपर टू embed मतलब add your SQL statements within their code and execute those statements and work the results written by the database। What it means, होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस जो होता है वो आपको कुछ APIs प्रोवाइड कराता है जिससे कि जो प्रोग्रामर होता है वो एम्बेड कर सकता है आपके SQL क्वेरीज या SQL सिंटैक्सेस को आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ टू एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम करेक्टली एंड फाइनली। सो वी हैव अ टेबल हियर जहाँ पे आपको बता रखा है कि होस्ट लैंग्वेज अगर कौन सी है और उसके साथ आप इंटरफेस कौन सा यूज करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये आप खुद से पढ़ लेना। इसको मैंने बस इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि सपोज आप पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और आपने एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया है, तो आपका इंटरफेस क्या होगा? तो ऑप्शन आ सकते हैं कि भाई JTBS होगा, एसक्यूएल एल्केमी होगा, ADO.NET होगा या PDO होगा। तो ये आपको पता होने चाहिए जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो ये आप देख लेना, ये मैं नोट शेयर कर दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ये पढ़ सकते हैं कि जावा के साथ इंटरफेस है आपका JDBC, पाइथन के साथ है एसक्यूएल एल्केमी, सी शार्प के साथ है ADO.NET, ठीक है, PHP के साथ है PDO, PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स, और जावा स्क्रिप्ट के साथ है Node.js प्लस NodeMySQL। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी एम्बेडेड एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सारे वो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं जो हमारे मेजर टॉपिक्स के अलावा आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। तो मैं नहीं चाहती कोई भी टॉपिक आपका छूटे, इसलिए मैं जो छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं उनका भी एक बार ओवरव्यू आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। प्लस हम इनके कुछ एमसीक्यूज भी देख लेंगे जब हम एसक्यूएल के टॉप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हमारी नई प्लेलिस्ट जो आने वाली है उसके अंदर। तो यहाँ पे है एम्बेडेड एसक्यूएल प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है। It is a technique which is used to integrate your SQL statements directly into the source code of a host programming language। मतलब हम होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस यूज कर रहे थे जिसमें हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और एक हमारा SQL डेटाबेस था और उनके अंदर हम इंटरेक्शन यूज कर रहे थे थ्रू होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस। अब एम्बेडेड एसक्यूएल क्या होता है? एम्बेडेड एसक्यूएल में की जो प्रोग्रामिंग है वो क्या टेक्निक है, उसमें आप क्या करते हो, जो आपकी होस्ट लैंग्वेज है या फिर जो भी आपके होस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी सोर्स कोड है, आप उसी सोर्स कोड के अंदर आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हो। मतलब एक ही फाइल है और उस फाइल में आपकी होस्ट लैंग्वेजेस का भी कोड लिखा है प्लस आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी लिखे हैं। व्हाट इट मीन्स कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक सेपरेट फाइल या फंक्शन में ना लिखने की बजाय डेवलपर क्या करता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता है आपके एप्लीकेशन कोड रिटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, जैसे सी हो गया, कोबोल, पास्कल और एडा। तो ये कैसे वर्क करेगा?
सबसे पहले होगा, फर्स्ट स्टेप होगा embedding your SQL statements. So SQL statements are embedded within the source code of the host language, and this allow developer to mix your SQL statements with the procedural or imperative code of the host language. Programming language के साथ आपने अपने SQL statements को merge कर दिया, इसका ये मतलब है। फर्स्ट थोड़ा theoretical है, थोड़ा boring है, I know, but एग्जाम के perspective से हमें पढ़ना जरूरी है। सेकेंड टॉपिक है आपका, इसमें सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो, बिफोर कंपाइलिंग योर होस्ट लैंग्वेज कोड, आप प्री प्रोसेसर और कंपाइलर स्पेसिफिक टू द एम्बेडेड एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन स्कैन द सोर्स कोड। इसका मतलब है कि होस्ट लैंग्वेज कोड को कंपाइल करने से पहले आप क्या करते हो, आपका जो प्री प्रोसेसर है या कंपाइलर होता है जो कि स्पेसिफिक होता है आपके एम्बेडेड एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो सोर्स कोड को स्कैन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्टेटमेंट्स एम्बेडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है और उनको सेपरेट कर देता है आपकी होस्ट लैंग्वेज कोड से। ठीक है। थर्ड जो स्टेप होता है उसमें आप परफॉर्म करते हो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, द प्री प्रोसेसर ट्रांसलेट्स द एम्बेडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इनटू फंक्शन कॉल्स और एपीआई इन्वोकेशंस प्रोवाइडेड बाय अ होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस, एंड दीज फंक्शंस कॉल्स आर रिस्पांसिबल फॉर एसक्यूएल क्वेरीज अगेंस्ट द डेटाबेस। इसका मतलब आपने ट्रांसलेट किया आपके एम्बेडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को फंक्शन कॉल्स या एपीआई इन्वोकेशंस में, जो भी आपके होस्ट लैंग्वेज ने प्रोवाइड कर रखा था, होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस ने, एंड दीज फंक्शन कॉल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। आफ्टर द थर्ड स्टेप जो आपका फोर्थ स्टेप होता है, विच इज द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। सो आफ्टर प्री प्रोसेसिंग द रिजल्टिंग कोड which includes both the original host language code and translated SQL statements is compiled and executed। ठीक है, सिंपल है, इसको समझने या याद करने का तरीका क्या है, आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर आपका होस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखी हुई है और उसके साथ साथ आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी लिखे हैं। सबसे पहले एक प्री प्रोसेसर आएगा या कंपाइलर आएगा जो कि स्पेसिफिक होगा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के लिए, जो कि स्कैन करेगा उस फाइल में से जो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है और उनको सेपरेट कर लेगा आपकी होस्ट लैंग्वेज से। देन यू विल परफॉर्म द ट्रांसलेशन योर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इनटू द फंक्शन कॉल्स और एपीआई इन्वोकेशन जो भी आपके होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइडेड है, और ये फंक्शन कॉल्स जो होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके एसक्यूएल क्वेरीज के लिए। After translation you will perform the compilation and execution, जो कि क्या होगा, it includes your both the original host language code and the translated SQL statement compilation and execution for like any other program. Now अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसका होता है टाइट इंटीग्रेशन। टाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये टाइट इंटीग्रेशन कैसे प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आप एक ही फाइल में आपकी होस्ट लैंग्वेज भी लिख रहे हो एंड ऑल्सो राइट योर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी टाइट इंटीग्रेशन। सेकंड जो टॉपिक इसका पॉइंट है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे, एम्बेडेड एसक्यूएल कैन बी मोर एफिशिएंट देन डायनेमिक एसक्यूएल। व्हाई, क्योंकि डायनेमिक एसक्यूएल में तो क्या होते हैं, आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं रन टाइम पे, जबकि एम्बेडेड एसक्यूएल में आपने फाइल के अंदर पहले ही एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को मेंशन करके रखा है, तो उससे क्या होता है वो ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड रहते हैं और ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं। तो प्री कंपाइल्ड और ऑप्टिमाइज्ड कोड को यूज करने से आपका जो डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम है या जो ऐप है वो एफिशिएंट बनती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट ऑफर्स अ बेटर सिक्योरिटी बाय अलाउइंग फॉर पैरामीटराइज्ड क्वेरी व्हिच हेल्प प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो इट योर एम्बेडेड एसक्यूएल प्रिवेंट द एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक व्हाइल यूजिंग दिस विद द होस्ट लैंग्वेज डायरेक्टली। बट कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन में फर्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी कैसे, क्योंकि आप देखो आप क्या कर रहे हो, एक ही फाइल है उसी के अंदर होस्ट लैंग्वेज भी लिख रहे हो और इसके साथ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हो। तो जब आप आपके एप्लीकेशन को पोर्ट करते हो, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में पोर्ट करोगे, तो उसमें डिफिकल्टी क्यों आएगी, क्योंकि जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है वो फर्स्ट जो प्रीवियस होस्ट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई थी। अब सपोज आपकी होस्ट लैंग्वेज ही चेंज हो गई, तो उस केस में क्या हो गया, आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए लेस पोर्टेबल होता है। Maintainability. So mixing your SQL with host language code can make the code harder to read, understand and maintain. Particular developers who are not, suppose you have a developer which are not familiar with the SQL and the host languages, and you have written the code in a program code in a embedded SQL
फॉर्म। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डेवलपर, जो न्यू डेवलपर आया है, उसके लिए प्रोग्राम को जो है हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा रीड करना, क्योंकि ही इज नॉट फैमिलियर विद द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। Third is the concurrency. Concurrency means embedded SQL program may face concurrency issue when your multiple users try to access the same database. When your multiple users try to access the same database concurrently, that time it will hard to maintain the concurrency between the users using the same application program. Now, but despite these considerations, still your embedded SQL programming remains a useful technique, which is especially in a legacy systems and applications where direct integration with a database is required and where the benefits outweigh the drawbacks. तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बट आपको पता होना चाहिए कि एम्बेडेड एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, क्या वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन योर एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम सी के अंदर या सी प्लस प्लस या जावा कुछ भी आप ले लें, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एक फंक्शंस बना के रखते थे। जैसे सपोज हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने से पहले अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरे सिस्टम में एडिंग का, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई सबके फंक्शंस बने हुए हैं, तो मैं सिंपल वो कैलकुलेटर बनाने के लिए उन फंक्शंस को कॉल कर लूंगी। तो वो एक तरीके से मैंने क्या करा, ऑलरेडी स्टोर्ड फंक्शंस थे और उन स्टोर्ड फंक्शंस को मैंने एक नई एप्लीकेशन बनाने के लिए कॉल कर लिया। तो मैंने यहाँ क्या करा, कोड रीयूजेबिलिटी करी। तो वही चीज होती है आपकी स्टोर्ड प्रोसीजर इन एसक्यूएल में भी। तो मैं ये बता देती हूँ आपको इसमें क्या होता है। Stored procedures in SQL application developments are pre-compiled and stored SQL code, जैसे हमारे कैलकुलेटर वाले केस में ऐड, सम और ये सब के आपके ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। उसी तरीके से स्टोर्ड प्रोसीजर्स जो होते हैं एसक्यूएल में, वो क्या उनसे होते हैं, जो कि प्री कंपाइल्ड और स्टोर्ड एसक्यूएल कोड्स होते हैं दैट यू कैन सेव, रीयूज एंड एग्जीक्यूट ऑन डिमांड. So they are commonly used to encapsulate and manage complex SQL logic and business rules on the database server. तो मतलब अगर आपको पता है कि कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि आपको आगे रीयूज हो सकते हैं, तो आप उनको एक स्टोर प्रोसीजर में स्टोर करवा लेते हैं और उनको फिर आप रीयूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स. So this stored procedure can accept input parameters, perform some database operations and return the result to the calling application. So this is the basic state flow diagram for the stored procedure, where these are the SQL statements which are used as a stored procedure. So database query for the procedures, then it will execute and then again return the results to your calling application. तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं. प्री कंपाइल एग्जीक्यूशन होगा, एनकैप्सुलेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक, इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, कोड रीयूजेबिलिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर को ही यूज कर रहे हैं, तो कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में इसका अच्छे से बहुत यूज होता है. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोड रीयूजेबिलिटी यूज कर सकते हो, जिससे क्या है, ऑलरेडी कुछ ऑप्टिमाइज्ड कोड्स जो हैं आपके सिस्टम में होंगे, जिनको आप रीयूज कर रहे हो आपके न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट में. एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस भी है, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस भी होगा तो आप वहाँ पे जो आपके स्टोर प्रोसीजर्स है उनमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आगे जाके आपको इन फ्यूचर अगर उन एप्लीकेशंस में उन प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको एक ऑप्टिमाइज्ड कोड्स यूज आप कर पाएंगे. तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें स्टोर प्रोसीजर का, तो देखो कैसे बनाते हैं एसक्यूएल में. क्रिएट प्रोसीजर, ये क्या चीज है, प्रोसीजर का नेम. प्रोसीजर हमने एक बना दिया है जो कि क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है. और फिर यहाँ पे बिगिन और एंड में आपने वो स्टेटमेंट डाल दिया. ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा जब भी आपका ये प्रोसीजर कॉल होगा, ठीक है. तो इसमें क्या कह रहा है, इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो क्रिएट प्रोसीजर, तो सिंटैक्स है इसका जो यूज हो रहा है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी जो है आपका स्टोर्ड प्रोसीजर है, और एक्सेप्ट क्या कर रहा है ये एम्प्लॉय आईडी पैरामीटर को, और रिटर्न क्या कर रहा है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन. जो भी आपको एम्प्लॉय आईडी, जैसे अगर कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट इस प्रोसीजर को कॉल करती है विद सम एम्प्लॉय आईडी सपोज 10, तो ये प्रोसीजर कॉल होगा और ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा कौन से एम्प्लॉय की, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 10 है. तो एक प्रोसीजर बना लिया, बस अब आपको इस प्रोसीजर को कॉल करना है बाय सेंडिंग द एम्प्लॉय आईडी टू दिस प्रोसीजर एज अ पैरामीटर, ठीक है.
तो जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं ये सपोर्ट होते हैं आपके मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी सपोर्ट करते हैं, चाहे आप बात करें MySQL की, PostgreSQL, SQL सर्वर, Oracle एंड अदर्स, सब में ही आपके मोस्टली स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं. सो इट विल प्रोवाइड यू अ पावरफुल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस लॉजिक विथ SQL एप्लीकेशंस. नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिगर की, तो ट्रिगर क्या होता है? In SQL application development, a trigger is a database object that automatically executes in response to certain events or actions performed on a table. ट्रिगर क्या है? सपोज कोई आपने चेंजेस परफॉर्म किए आपकी टेबल में, तो जब भी आप वो चेंजेस परफॉर्म करोगे तब एक ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि something is happen in your table, means some changes is happened in your table, so that will like refer by your triggers action. So triggers are commonly used to enforce your data integrity rules, audit changes to data, or perform additional actions based on your specific कंडीशन. लाइक इंसर्ट ट्रिगर हो सकता है कि आप जब अगर सपोज टेबल में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इंसर्ट ट्रिगर को एक्टिवेट कर सकते हैं. अपडेट ट्रिगर की अगर कुछ वैल्यूज आप अपडेट कर रहे हो या अगर कोई वैल्यू डिलीट हो रही है तो उस केस में डिलीट ट्रिगर एक्टिवेट कर सकते हैं. तो ये कुछ की पॉइंट्स है हमारे ट्रिगर्स के कि इवेंट बेस्ड एग्जीक्यूशन क्या है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, डिफाइंड एक्शंस, ग्रैनुलर कंट्रोल, टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं, रो लेवल ट्रिगर होता है, जैसे हमारा स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होता है. रो लेवल ट्रिगर का मतलब क्या है? दिस ट्रिगर फायर फॉर ईच अफेक्टेड रो व्हेन ट्रिगरिंग इवेंट्स अकर लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट. दे कैन एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द अफेक्टेड रो यूजिंग द न्यू एंड ओल्ड रेफरेंसेस. जबकि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स क्या हो जाएंगे? दिस ट्रिगर्स फायर्स वंस फॉर ईच ट्रिगरिंग इवेंट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड. स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, ठीक है. सो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू स्पेसिफिक रो वैल्यू बट कैन परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है स्टेटमेंट पे, उस पे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होगा. अगर पर्टिकुलर हर रो के लिए आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे रो लेवल ट्रिगर. तो यूज केसेस क्या हो सकते हैं? ये इन्फोर्स करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, ऑडिटिंग सम चेंजेस एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है. सपोर्टेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होंगे, अगर हम बात करें ट्रिगर्स के रेस्पेक्ट में, तो ट्रिगर्स आर सपोर्टेड बाय मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, Oracle एंड अदर. तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं जिसके ऊपर MCQs आ सकते हैं, तो ये प्लीज आप इसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ लीजिएगा. जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक दो बता दिए हैं आपको. तो अगर ट्रिगर बनाना है तो कैसे बनता है? सिंटैक्स, ये ट्रिगर बनाने का सिंटैक्स ये होता है, क्रिएट ट्रिगर, ये आपका हो जाता है ट्रिगर का नेम, ऑन डेटाबेस, कौन से डेटाबेस पे बना रहे हैं, यानी कि स्कोप क्या है उस ट्रिगर का, फॉर ऑल्टर टेबल, कौन से इवेंट के ऊपर ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, जैसे ऑल्टर टेबल है, यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी हो सकता है, तो किस इवेंट के ऊपर आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा वो आप यहाँ 4 के बाद लिखेंगे एज. फिर यहाँ बिगिन और एंड में आप अपना SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये क्वेरी होगी जिसके ऊपर आपका जो ट्रिगर है ऑल्टर टेबल वाला वो एग्जीक्यूट होगा. एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका तो कैसे, जैसे देखो क्रिएट हुआ ट्रिगर, यहाँ पे हमने लिखा ट्रिगर का नेम, आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉयज, कौन से डेटाबेस पे यूज कर रहे हैं हम इसको, एम्प्लॉय पे. फॉर ईच रो, मतलब हर रो के बाद आपका ट्रिगर जो है वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. और हर रो पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? इंसर्ट इनटू, इंसर्ट ऑपरेशन है, ठीक है. इंसर्ट पे हम ट्रिगर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. इंसर्ट इनटू ऑडिट लॉग, ऑडिट लॉग नाम की एक टेबल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? टेबल नेम जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, एक्शन हम डाल रहे हैं इसमें इंसर्ट, और टाइम स्टैम्प हम डाल रहे हैं नाउ. तो देखो ये तो आपका हो गया ट्रिगर का नेम. आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया? इट इज स्पेसिफाई दैट द ट्रिगर्स फायर आफ्टर ईच इंसर्शन इनटू द एम्प्लॉयज टेबल. फॉर ईच रो का मतलब क्या हो गया? इंडिकेट दैट इट्स अ रो लेवल ट्रिगर, क्योंकि हर रो के बाद आप ट्रिगर परफॉर्म कर रहे हो. और बिगिन और एंड क्या बताएगा? इट इज अ कीवर्ड एनक्लोज द ट्रिगर एक्शन. क्या ट्रिगर एक्शन परफॉर्म होगा जिसपे ट्रिगर आपका एग्जीक्यूट होगा, वो किसके अंदर आप डालोगे? बिगिन और एंड वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है. तो it inserts a record into an audit log table capturing the details about the insertion. Okay.
तो ट्रिगर्स भी जो है वो आपके मोस्टली आरडीबीएमएस सिस्टम्स के साथ सपोर्ट करते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं आपको एक पावरफुल मैकेनिज्म, इन्फोर्स करते हैं आपकी डेटा इंटीग्रिटी को, इम्प्लीमेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को और मेंटेन करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी को। तो ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एसक्यूएल के रिस्पेक्ट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, आपको पता, ये सिंटैक्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप हर स्टेटमेंट का क्या यहाँ पे मतलब है। और इस तरीके से अगर एग्जाम में कुछ आता है क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रिगर किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से डेटाबेस टेबल पे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या एक्शंस आप यूज कर रहे हैं ट्रिगर को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट होता है व्यूज। तो व्यूज क्या होंगे एसक्यूएल में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है लेक्चर बहुत लंबा हो गया है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया है, तो फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।